वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन में फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेशन एंड कंट्रोल। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम कंसोलिडेशन करते क्यों हैं, फिर कंसोलिडेशन का जो पर्सपेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड करना है, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट और एक्सेप्शंस जो अवेलेबल हैं वो डिस्कस करेंगे। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर को डिस्कस भी करेंगे और फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट। और फिर एक्विजिशन मेथड जो IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन प्रेस्क्राइब करता है बिजनेस कम्बिनेशंस के लिए, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली कंसोलिडेशन, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, इसकी बैकग्राउंड सिचुएशन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं वो एक्चुअली कंसिस्ट कर रहे होते हैं सेवरल सेपरेट लीगल एंटिटीज़ के। यानी जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत मशहूर एक बिजनेस है गूगल। तो असल में उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, उसके नीचे फिर जो कंपनीज हैं उसमें यूट्यूब भी आ जाती है और देयर आर डजन्स ऑफ कंपनीज। इसी तरह जो हम देखते हैं कि एक अमेज़ॉन ग्रुप है तो उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ लॉजिस्टिक्स को डील कर रही हैं, तो कुछ स्टोर्स को डील कर रही हैं, तो कुछ जो हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो वो एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी लीगल एंटिटीज़ होती हैं जिसको एक सेंट्रल कंपनी नॉर्मली कंट्रोल कर रही होती है। उस सेंट्रल कंपनी को हम पेरेंट या होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो बाकी एंटिटीज़ जिनको वो कंट्रोल कर रही होती है उनको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो इन लार्ज बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम क्या राइज होता है? प्रॉब्लम ये राइज होता है कि जो इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो इन बिजनेसेस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पेरेंट एंटिटी की, फिर सब्सिडरी कंपनी की, फिर इंटायर बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेना कि ओवरऑल सारा बिजनेस कैसे चल रहा है। अब अगर एक ग्रुप में लेट से कि बहुत सारी कंपनीज हैं तो हर कंपनी का डाटा अलग अलग हासिल करना, फिर उनको कंबाइन कर कर देखना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी और फाइनेंशियल एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन जो है वो फिर आ जाता है कि पेरेंट एंटिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रेजेंट करें अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो पेरेंट एंटिटी की अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी प्रेजेंट की जाती हैं और एडिशनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी का फाइनेंशियल डाटा जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। तो पेरेंट और सब्सिडरीज का फाइनेंशियल डाटा कंबाइन हो रहा होता है। और कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि क्योंकि पेरेंट एंटिटी और उसकी सब्सिडरीज जो हैं वो असल में तो एक ही इकोनॉमिक एंटिटी होती है, एक ही बिजनेस होता है जो डिफरेंट लीगल नेम और चीज़ों की वजह से अलग चल रहा होता है। तो लीगल एंटिटीज अलग अलग होती हैं लेकिन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो होता है, कंट्रोल जो होता है, जो एक्टिविटी एक चल रही है वो ओवरऑल एक ही होती है। तो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल होती हैं टू मेजर और गेज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द इंटायर एंटिटी के ओवरऑल जो पूरा ग्रुप और पैसा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यूज़ की। जब हम वर्ड ग्रुप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज। पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को कंट्रोल करती है, जिन्हें हम सब्सिडरीज कहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाली एंटिटी को पेरेंट कहते हैं। और सब्सिडरी वो एंटिटी होती है जो एक और एंटिटी से कंट्रोल हो रही होती है, यानी पेरेंट से कंट्रोल हो रही होती है। ये IFRS 10 के अपेंडिक्स ए से लिए, सेम डेफिनेशन IFRS 3 के अंदर भी मैंशनड है। नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि कंसोलिडेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन है IFRS 10 में, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन विच द एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लोज of a parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity। ये डेफिनेशन ही कंसोलिडेशन का होल कॉन्सेप्ट भी है कि आपने पेरेंट और सब्सिडरीज के एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, इक्विटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैश फ्लोज को, ये जो 6 आइटम्स हैं ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो हर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट और सब्सिडरी के ऐसे प्रेजेंट करना है कि जैसे वो 2, 3, 4 एंटिटीज ना हो बल्कि एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी हो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुकाबले में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है कि आर दोज प्रेजेंटेड बाय एन एंटिटी इन विच पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। तो IFRS 9 में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर की जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्पेशली।
तो उसको मोस्टली लॉन्ग टर्म होंगी, जैसे सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म की जाती है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होगी, और अगर अदरवाइज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस का ऑप्शन भी IFRS 9 में अवेलेबल है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन IFRS 10 में है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन IAS 27। अब अंडरस्टैंड ये करना है कि इंडिविजुअल और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिंक क्या होता है। तो इंडिविजुअल और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट की और सब्सिडरी की होती हैं वो कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट से इफेक्ट नहीं होती। कई एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं, जैसे हम गुडविल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड हो रही होगी, वो पेरेंट या सब्सिडरी की बुक्स में अदरवाइज डबल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। इसी तरह हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर रहे होंगे, सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए हो रहा होगा। पेरेंट और सब्सिडरी असल में वो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी डबल एंट्री नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, उससे इंडिविजुअल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा होता। और कंसोलिडेटेड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल एंटिटी की डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। इन प्रैक्टिस हो क्या रहा होता है, पेरेंट अपनी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से बना रहा होता है, सब्सिडरी भी इसी तरीके से बना रही होती हैं और वो उनको पब्लिश भी करते हैं। एक एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पर ईयर एंड के बाद एक कंसोलिडेशन का प्रोसीजर एक्स्ट्रा किया जाता है, उसके लिए वन टाइम ईयर एंड प्रोसीजर है और अक्सर जो है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर अप्लाई यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट जो है सब्सिडरीज का पेरेंट के साथ डाटा एंटर किया जाता है, एडजस्टमेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई की जाती हैं, तो वो आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करके दे देता है। वैसे आप स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लार्ज बिजनेसेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके लिए फिर एक वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लेते हैं, उससे आसानी रहती है। सो इनफैक्ट कंसोलिडेशन जो है वो रूटीन प्रोसेस नहीं है कि डेली बेसिस पर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन जो है वो एक सेपरेट प्रोसेस है, आउटसाइड द डबल एंट्री सिस्टम प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जस्ट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट बना रहे हैं, जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बेस पर डेवलप की जा रही होती है। तो जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है पेरेंट और सब्सिडरी का, वो बेसिकली उनकी इंडिविजुअल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और उससे जो हम बना रहे होते हैं वो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली भी इसी तरीके से एडजस्टमेंट्स करके बन रही होती है, बस ये कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूजेज होता है और डाटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कंप्लेक्सिटीज़ भी बाज़ कुछ कभी ज़्यादा कभी क्वेश्चन से कम भी होती हैं, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक मार्क्स को देखते हुए जो है कंप्लेक्सिटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। सो सॉफ्टवेयर जो है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब रिक्वायरमेंट और एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि एन एंटिटी दैट इज पेरेंट shall present consolidated financial statement and must include all the subsidiaries of the parent। अब किसी सब्सिडरी को इस बेसिस पे कंसोलिडेट ना करना कि इसकी एक्टिविटीज़ तो डिफरेंट हैं, या ये सब्सिडरी जो है ये तो लॉस मेकिंग है, या लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी ये सब्सिडरी जो है इसका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, ये लॉजिक्स नहीं है। सब कंपनीज में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकते हैं, सब में इन्वेंट्री हो सकती है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट हो सकती है, सबके रिसीवेबल या कैश एंड बैंक हो सकता है, तो आपने तो लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करना है। तो और जहाँ तक बात यह है कि सेपरेट एक्टिविटीज़ को शो करना है, तो उस पर IFRS 8 मौजूद है, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, और अलग अलग एक्टिविटी सेपरेटली उस स्टैंडर्ड के थ्रू कवर हो जाती है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है कि एक पेरेंट को एक खास क्राइटेरिया अगर वो मीट करे तो उसे फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट मीट्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, यानी हम 4 कंडीशन भी पढ़ेंगे, चारों मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी वो जो पेरेंट कंपनी है वो खुद किसी और कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है, और उसके जो बाकी ऑनर्स हैं, चाहे वो वोटिंग शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो नॉन वोटिंग जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई कंसोलिडेशन हम नहीं करना चाहते और उनको कोई एतराज़ ना हो। अब देखें, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो यूजर्स होंगे ना, या तो उसके जो मेन जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या उसके वो यूजर जो नॉन कंट्रोलिंग है। तो ये फैसला तो वो कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन नहीं प्रेजेंट करते, जो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके फैसले के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, और बाकी लोग जो हैं उन्हें एतराज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि तमाम यूजर्स जो हैं वो कंसोलिडेशन की डाटा के प्रेजेंट ना होने पर उन्हें कोई मसला नहीं है। सेकंड ये कि उसके डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पब्लिक मार्केट में ट्रेड ना हो, तो यानी वो कंपनी लिस्टेड ना हो, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बेसिकली बन जाती है, उसके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, और फिर स्टैंडर्ड सेटर्स ये समझते हैं कि उसका कंसोलिडेटेड डाटा जो है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए, फिर उसको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। थर्ड,
It did not file, nor is it in the process of filing its financial statement with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a public market. तो पॉइंट 2 था कि वो लिस्टेड ना हो, पॉइंट 3 बेसिकली ये है कि वो लिस्टिंग के प्रोसेस में भी ना हो, कि वो इस प्रोसेस में हो कि वो लिस्टिंग इंटेंड कर रही है और वो स्टॉक एक्सचेंज या इनके साथ बातचीत में है, फाइलिंग प्रोसेस में है, ताकि उनको कुछ अरसे बाद लिस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि अगर किसी एंटिटी को कुछ अरसे बाद लिस्टिंग मिल जाएगी तो तब भी पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि उसका जो रीसेंट लास्ट आपके पास कंसोलिडेटेड डाटा है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट, यानी जो खुद एंटिटी है वो हमने पहले पढ़ा कि वो खुद किसी और की सब्सिडरी है, तो उसकी जो इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो कंसोलिडेटेड, जो पब्लिक यूज़ के लिए भी अवेलेबल हो, IFRS के साथ भी कंप्लाई करते हो, in which subsidiaries are consolidated or measured at fair value through profit or loss in accordance with this IFRS। तो या वो कंसोलिडेट हो रही हूँ या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर रिकॉर्ड हो रही हूँ। तो एक IFRS 10 में कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, तो उसमें थ्रू प्रॉफिट और लॉस मेजर किया जा रहा होता है सब्सिडरीज को, उसमें कंसोलिडेशन नहीं हो रही होती, वो एक एग्जेम्पशन भी है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी पे IFRS 10 पैराग्राफ 4B ये कहता है कि अ पेरेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी शेल नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरीज एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो कई एंटिटीज जैसे म्यूचुअल फंड टाइप का बिजनेस कर रही होती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होती हैं, तो उनको अपने तमाम एसेट्स को इंक्लूडिंग सब्सिडरीज वगैरह को भी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर मेजर करना होता है। तो फिर वो इसको जो है अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं कर रही होती हैं, वो अपने तमाम जो है एसेट्स वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर मेजर कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या एक इन्वेस्टर, भाई आप किसी भी एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप पेरेंट एंटिटी बन जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एन इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee। अगर आप इन्वेस्टी को कंट्रोल करते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आप पेरेंट हैं, और अगर आपने किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो फिर आप उसकी पेरेंट एंटिटी नहीं है। व्हेन एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स द इन्वेस्टी, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल कब करता है। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड or has right to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee। अब अगर इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, कंट्रोल की डेफिनेशन है बेसिकली। सो इसकी बेस पर हमें 3 पॉइंट्स पता चलते हैं कि इन्वेस्टर कंट्रोल करता है कि इन्वेस्टी को इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर हैव ऑल द फॉलोइंग। नंबर 1, उसकी पावर होनी चाहिए ओवर द इन्वेस्टी। This is when the investor has existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities। अब relevant activities होती हैं जैसे सेल एंड परचेज की, आपके पास डिसीजंस हैं, डिस्पोजल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट की जो हैं आपके पास पावर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब होता है पावर। पावर राइज कैसे होती है, आपके पास वोटिंग सिक्योरिटीज होते हैं, बाजू का पोटेंशियल ऐसे राइट्स होते हैं जिनसे आपकी जो वोटिंग बन रही होती है। तो आपको अपनी पहले तो ये देखना है कि क्या एग्जिस्टिंग राइट्स हैं आपके जिससे आप रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर सकते हो। रेलिवेंट एक्टिविटीज़ आर मोस्टली फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी। तो सेकंड इम्पैक्ट क्या है, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। तो वेरिएबल रिटर्न्स वो रिटर्न्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते, और वो उनमें पोटेंशियल होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो भाई ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बुरी परफॉर्मेंस होगी तो कम रिटर्न मिलेगा, इवन लॉस भी हो जाएगा। वेरिएबल रिटर्न्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न्स इंक्लूड डिविडेंड, भाई डिविडेंड क्या है, कैपिटल गेन है, आपको रिमरेशन है सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उसको मिलेगा, या जब उस एंटिटी की वाइंडिंग अप होगी तो जो आपको रेजिडुअल इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स में कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई उस एंटिटी के साथ काम करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, कोई आपको उसकी रिसर्च की वजह से या किसी और उसके साथ काम करके जो है सिनर्जी क्रिएट होगी तो कॉस्ट सेविंग होगी, या कोई ऐसी नॉलेज उससे मिलेगी कॉपीराइट और उसकी जिससे आपके बिजनेस में आपको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। तो ये सारा जो है बेसिकली एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एंटिटी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग है लेकिन आपको उसके प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलना, लाइक वो एक हम कहते हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट में शामिल हैं,
लेकिन ये कि उससे हमें ना प्रॉफिट मिलना है ना लॉस मिलना है, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी रही बुरी रही हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो हमारी सब्सिडरी कंसीडर नहीं होगी, हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। तो तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न। यानी हमें देखना पड़ता है कि हम खुद प्रिंसिपल हैं या हम एजेंट हैं। बाज़ औक़ात हम पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन किसी और के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी और के बिहाफ पर किसी एंटिटी को मैनेज कर रहे हैं तो हम जस्ट एजेंट हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो और इसी तरह अगर हमने बाज़ औक़ात जो है डायरेक्ट खुद कंट्रोल करने के बजाय एक एजेंट एंटिटी को हायर किया हुआ है जो हमारे बिहाफ पर उसके मामलात को देख रही है दूसरी एंटिटी को, तो कंट्रोल एक्चुअली हमारा है, हमने जस्ट दरमियान में एक एजेंट को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो प्रिंसिपल और एजेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी इसके अंदर हो सकते हैं, बट बेसिक लेवल पर ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पावर जो है वो होनी चाहिए कि आप अमाउंट ऑफ रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे, बुरी मैनेजमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स कम होंगे या लॉसेस भी होंगे। कंट्रोल की एग्जांपल्स देखते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे कि पी ओन्स 100% ऑफ एस। पी कंपनी एस कंपनी के 100% वोटिंग शेयर्स को ओन करती है, तो पी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है एस में और वो 100% होल्डिंग जो है उसको कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है एस का, कि एस के अंदर वो जैसे मर्जी डिसीजन मेकिंग करे। तो एस जो है वो पी की होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। अब यहाँ पर तो ऑनरशिप भी 100% थी और हमने लफ्ज यूज़ किया कंप्लीट कंट्रोल। बट इंटरेस्टिंगली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पार्टली ओन सब्सिडरी पर। P owns 80% of S voting shares. P has controlling interest in S and its 80% holding gives it complete control of S. S is partly owned subsidiary of P. Unless otherwise mentioned, more than 50% voting rights are enough to achieve control. Other parties own 20% remaining voting shares but do not have control. This is called non-controlling interest. तो P के पास 80% शेयर, बाकी 20% शेयर और लोगों के पास, उन्हें हम NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स का मतलब भी है कि आपका कंप्लीट कंट्रोल हो। अच्छा, कंट्रोल की परसेंटेज नहीं होती। कंट्रोल 60%, 70%, 80% नहीं होता। कंट्रोल या तो होता है या नहीं होता। यानी कंट्रोल या तो उसका जवाब होगा यस या उसका जवाब होगा नो। ये जो परसेंटेज होती है ये ऑनरशिप की होती है, प्रॉफिट के शेयर की होती है, शेयर होल्डिंग की होती है। तो ये परसेंटेज नॉर्मली 50% से ऊपर हो तो आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। अगर आपके एक एंटिटी के अंदर मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स हैं तो उसकी जितनी भी डिसीजन होंगी वो आपकी मर्जी के मुताबिक होंगी, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन आपके पास है। कोई भी जो दूसरी पार्टी है वो तो वो फैसले नहीं कर सकेगी जिस तरह आप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास शेयर होल्डिंग 60% भी है तो आपका जो उस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर कंट्रोल है, वो तो 100% है। तो कंट्रोल या होता है या नहीं होता। ऑनरशिप 60, 70, 75, 80, 90% हो सकती है, 100% भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात हम करेंगे। P owns 80% ऑफ S1's वोटिंग शेयर एंड S1 owns 75% ऑफ S2's वोटिंग शेयर। तो P जो है वो होल्ड कर रही है S1 में शेयर और S1 होल्ड कर रही है शेयर S2 में। तो P owns a controlling interest in S1 and S1 owns a controlling interest in S2. So therefore P controls S2 indirectly through its ownership of S1. S2 को हम सब सब्सिडरी कहेंगे। यानी ये कुछ बात ऐसी बन जाएगी। तो S1 P की सब्सिडरी है, S2 S1 की सब्सिडरी है और S2 P की भी सब्सिडरी है, और प्रिसाइजली ये सब सब्सिडरी कहलाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं डी फैक्टो कंट्रोल का, जहां पर ऑनरशिप आपकी 50% से कम है बट स्टिल आपके पास कंट्रोल हो सकता है। P owns 44% of S voting shares. The other shares are held by a large number of unrelated investors, none of whom individually own more than 1% shares in S. तो हमारे पास 44% शेयर हैं, बाकी 56% शेयर्स जो हैं वो लेट्स से हम कहते हैं कि डिफरेंट 10-15 हज़ार लोगों के पास हैं, किसी के पास भी 1% से ज़्यादा शेयर्स नहीं हैं। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 10,000 लोग इकट्ठे होकर कोई ऐसा वोट करें जो हमारी जो है पॉलिसी से डिफरेंट हो, इसके इंतहाई कम चांसेस हैं, हाईली अनलाइकली है। तो
P probably has complete control of S regardless of less than 50% voting rights. इट इज़ अनलाइकली दैट के अदर शेयर होल्डर जो है ना वो जमा होंगे और हमें कंपनी को डायरेक्ट करने से रोकेंगे। हाँ, कभी ये हो सकता है कि 10-15% जो है लोगों ने हमसे डिफरेंट वोट दिया, तो हमारा 44% वोटिंग राइट्स हैं, 15-20% लोगों ने डिफरेंट वोटिंग दे दी। और ऐसी कंपनी जिसमें इतने स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं वो तो अक्सर वोटिंग के लिए आते ही नहीं है। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 15-20% तो शेयर होल्डर्स रूटीन में मीटिंग्स में आ ही नहीं रहे होंगे। तो अगर 80% आ भी जाएंगे, 70% आ भी जाएंगे, तो उसमें से 44% का मतलब ये है कि मेजोरिटी की बेस पर सारी डिसीजन मेकिंग हमारी मर्जी से चल रही होगी। तो हमारा लीगल परस्पेक्टिव से तो उसके अंदर जो है कंट्रोल नहीं है। लीगल डेफिनेशन देखेंगे तो ये होल्डिंग सब्सिडरी वाली सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन जो डिफेक्टो देखेंगे, सब्सटेंस देखेंगे, तो उस हिसाब से हमारा कंट्रोल है और कंसोलिडेशन भी होगी। एनसीआई की परसेंटेज 56% ली जाएगी। तो एनसीआई कैन बी मोर देन 50% एंड पेरेंट शेयर इन अ सब्सिडरी कैन बी लेस देन 50%। इट इज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, बट ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है कंट्रोल ड्यू टू शेयर होल्डर एग्रीमेंट ऑनरशिप लेस देन 50% के साथ। तो P owns 44% of S voting shares. Also 12% of shares are owned by P's director Mr. A, who signed an agreement with P to use his votes in S as directed by P. तो हमारे एक डायरेक्टर हैं, उनके पास 12% शेयर हैं और उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसके मुताबिक जैसे हम कहेंगे वो वैसे ही वोट देंगे। अब हम खुद जो शेयर ओन करते हैं वो 44% हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो 12% वोट हमारे साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम 56% वोट यूज़ कर रहे होंगे। जब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो 44% प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा, 12% मिस्टर ए जो डायरेक्टर हैं उनको मिल रहा होगा, और बाकी जो रिमेनिंग 44% है वो और लोगों को मिल रहा होगा। लेकिन हमारा जो इसमें जब डिसीजन मेकिंग हो रही होगी तो वो हमारी मर्जी से हो रही होगी, विच मीन्स कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल है इसका। This 44% voting right of P together with power to use 12% voting rights by Mr. A, P has complete control of it. इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि आपका ऑनरशिप 50% से ज़्यादा हो लेकिन आपका कंट्रोल ना हो। तो एक सिनेरियो हमने इस पर डेवलप किया कि P owns 60% of S ordinary shares, remaining 40% are owned by federal government. Because S is a defense company, as per law, all its operating and financial policies are required to be approved by National Security Council before implementation. इसका मतलब है कि हमारी मर्जी नहीं चलती, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। तो हमारी ऑनरशिप तो 60% है, लेकिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के एक काउंसिल के हाथ में है। तो उससे अप्रूवल होता है तो फिर काम होता है। इसका मतलब है कि हम हो सकता है हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो रिजेक्ट हो सकें। तो P डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर एस ऑल्दो इट्स ओनरशिप इन एस इज मोर देन 50%। तो इट इज़ पॉसिबल कि लेस देन 50% ओनरशिप के साथ कंट्रोल हो, एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि मोर देन 50% ओनरशिप के साथ भी कंट्रोल ना हो। लेकिन ये जो है अनयूजुअल सिचुएशंस हैं। नॉर्मल सिचुएशन में यही एजम्पशन ली जाती है कि अगर शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो आपका कंट्रोल है। अब एक्विजिशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होती है जब एक बिजनेस कम्बिनेशन हो। बिजनेस कम्बिनेशन की डेफिनेशन IFRS 3 में गिवन है कि अ ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट इन विच एन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस। तो एक्वायरर आप पेरेंट एंटिटी समझ लें, और जो दूसरे बिजनेसेस जिनको आप एक्वायर कर रहे हैं उनको लेट्स से सब्सिडरी कह लें। वैसे बिजनेस कम्बिनेशन ब्रॉडर टर्म है, जो कंसोलिडेशन है वो पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन बिजनेस कम्बिनेशन में तब भी हो सकता है जब सेपरेट लीगल एंटिटीज ना हो और आप एक ओवरऑल बिजनेस एक्वायर करके अपने साथ जस्ट मर्ज कर रहे हो, तो मर्जर भी आ जाते हैं बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर। तो बिजनेस कम्बिनेशन इज अ ब्रॉडर टर्म। कंसोलिडेशन जो है वो स्पेसिफिकली पेरेंट और सब्सिडरी यानी डिफरेंट लीगल एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन प्रेजेंट करने का नाम है। तो बिजनेस की डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड and managed for the purpose of providing goods or services to customer, generating investment income और जनरेटिंग अदर इनकम फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज। तो बिजनेस में बेसिकली इनपुट आउटपुट और प्रोसेस होता है। अगर एक ऐसा हम एंटिटी एक्वायर कर रहे हैं जिसके पास बाज़-औक़ात कहते हैं कि जस्ट एक एसेट है और वो उसके अंदर कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, हम उस एसेट को हासिल करने के लिए उस एंटिटी को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, वो एसेट एक्विजिशन कहलाएगा। एक्विजिशन मेथड जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि
an entity shall account for each business combination by applying the acquisition method. और applying the acquisition method requires कि सबसे पहले आपने एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना है. एक्वायरर लाइक पेरेंट कौन सी एंटिटी है. जब मर्जर्स वगैरह हो रहे होते हैं तो इसमें ये बाज़-औक़ात कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जो पेरेंट एंटिटी है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि दो कंपनीज मर्ज होकर एक तीसरे नाम से कंपनी बना रहे हैं. तो उसमें हम फोकस कर लेते हैं कि जी रिलेटिव साइज़ किसका ज़्यादा बड़ा है, कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, जो कंबाइन एंटिटी होगी उसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, कौन जो है एंटिटी कंबाइन करने के लिए प्रीमियम दे रहा है, और किसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स IFRS 3 में मेंशन हैं, उनको इवेल्यूएट करते हुए हम एक्वायरर को आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करना. ये वो डेट होती है जिस दिन एक्वायरर उस बिजनेस का कंट्रोल ऑब्टेन करता है. तो बेसिकली बेसिक कंसोलिडेशन के लेवल पर ये डेट क्वेश्चन के अंदर अमूमन गिवन होती है, बट इन सम सिचुएशंस इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. फॉर एग्जांपल बाज़ निगोशिएशन शुरू होती हैं, एग्रीमेंट साइनिंग की डेट और होती है, एक्चुअल आपके पास मैनेजमेंट और डायरेक्शन का कंट्रोल जो आ रहा होता है वो डिफरेंट डेट होती है. तो उसमें से देखना पड़ता है कि सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जिस पर हम एक्विजिशन डेट को कंसीडर करें. थर्ड इशू हमारा होता है कि रिकग्नाइज और मैयर करने होते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट जो एक्वायर की हैं, लाइबिलिटीज एज्यूम की हैं, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी. तो इसकी रिकग्निशन और मैयरमेंट की गाइडेंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे ब्रीफली. इस पर बहुत डिटेल में गाइडेंस जो है वो IFRS 3 में अवेलेबल है. और फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है कि जो जब हम ये सब कुछ रिकग्नाइज करते हैं तो हमारी गुडविल को रिकग्नाइज और मैयर करना. और बाज़ वक़्त गुडविल नहीं आती, नेगेटिव गुडविल आ जाती है. कह देते हैं कि जस्ट फॉर सेइंग कि जी नेगेटिव गुडविल, इनफैक्ट प्रॉपर टर्म जो है उसके लिए गेन फ्रॉम अ बारगेन परचेज है. तो ये जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं. एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना, एक्विजिशन डेट को डिटरमिन करना, और रिकग्निशन और मैयरिंग द आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड, और लाइबिलिटीज और NCI, और फिर गुडविल को मैयर करना. अब फॉर बेसिक कंसोलिडेशन पर्पज एक्वायरर स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिफाइड होता है क्वेश्चंस के अंदर, पेरेंट एंटिटी का नाम बताया हुआ होता है. एक्विजिशन डेट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होती है. तीसरे और चौथे स्टेप से रिलेटेड सर्टन एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी गुडविल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे. तो हम ज़्यादातर फोकस थर्ड एंड फोर्थ पर कर रहे होते हैं बेसिक कंसोलिडेशन में. लेकिन एडवांस लेवल के जो हमारे कम्प्लेक्स इश्यूज हैं वो फर्स्ट 2 स्टेप से रिलेट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.